दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरी समझेंगे आज हम कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप समझ क्या रहे हैं ये आप सोचिए। देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कि हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं उसको। चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेने गए, मान लीजिए हम लैपटॉप लेने गए या मोबाइल फ़ोन लेने गए, जो भी आपको समझना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का आप यहाँ पे लेंगे। मान लीजिए हम लैपटॉप लेने गए और हम दुकान में जैसे ही जाते हैं और हमने कहा दुकानदार से कि भैया हमें एक लैपटॉप दिखा दीजिए, तो वो हमें एक नहीं दिखाएगा, वो हमें अलग अलग ब्रांड के 3 से 4 लैपटॉप दिखाएगा और बोलेगा कि भैया कि इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर है, इसका कॉस्ट ये है, इसका कॉस्ट ये है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे बजट में कौन सा चीज़ आ रही है, हमारे बजट में जो भी आएगा उसको हम परचेज करेंगे। उसके बाद हम उसको अच्छे से जांचेंगे कि भैया इसमें हम ये चीज़ है क्या, भैया इसका कॉस्ट इतना है, इसका इतने में आ सकता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं कि भैया इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। ये हमारे जो हमारा कॉस्ट है, जितना हमने डिसाइड किया कि भैया हमको 20,000 में लेना है, हमें 30,000 में लेना है, तो ये हमारे बजट में है या नहीं है, इसको जानना, इसको पढ़ना, इसको एनालाइज करना कहते हैं। मतलब कि हमने एक कंपनी नहीं, अलग अलग ब्रांड्स के सारी चीज़ें जानी कि भैया किस में क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, जो हमने फाइनल डिसीजन लिया, उससे पहले हमने जो भी चीज़ें जानी समझी उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप कि आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए होंगे कि हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसके बाद ही हम उस पर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको पूरी मीनिंग बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से पूरी समझा दी। अब हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इसको बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो वो जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सबसे पहला आता है नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड इट्स prospect of future growth can be determined with the help of analysis of financial statement. The calculation of various profitability ratio can help to analyze the profitability of the concern. इसका मतलब ये है कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी कंपनी की, तो इससे हमें ये पता चल जाता है, इसका नॉलेज मिल जाता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसी चल रही है हमारी कंपनी, जिससे हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, अपनी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम प्रॉफिट के बारे में पता लगाते हैं, जो कि हम इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है अकाउंटिंग रेशो। इसके अंदर बहुत सारे रेशोज है, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, उसके बाद है और भी 2 रेशो और हैं। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इसके बाद है to judge the operational efficiency. The management of the organization can determine the operational efficiency of the concern and can identify the weakness through analysis of financial statement. To judge the operation efficiency का मेन मोटिव होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसी भी कंपनी का, और उसमें हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि भैया कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी की ग्रोथ जो है कहाँ पे रुकी हुई है। मान लीजिए उसकी सेल्स पे है, तो हम सेल्स में कौन सा ऐसा काम करें कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाए। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी की वीकनेसेस को पता
कर सकते हैं। जैसे ही हमें उसकी वीकनेसेस पता चल जाएंगी तो हम क्या कर देंगे, उसको सुधार लेंगे, उसके लिए नई नई पॉलिसीज लाएंगे, नए नए प्लान्स लाएंगे, नई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारी जो सेल्स है, जो प्रोडक्शन है, वो अच्छा हो जाए, तो हमारी कंपनी की ज़्यादा सेल हो। दूसरा है फाइनेंशियल साउंडनेस। जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानकर ही हमें लोन देंगे या हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है कंपनी की, तो कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। जब हमारी कंपनी का कोई हालचाल ही नहीं पता है तो कोई इन्वेस्टर कैसे हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा? आप खुद ही सोचिए। क्या हम आपसे कहें कि आप हमें पैसे दे दीजिए इतने % ब्याज पे, लेकिन आपको पता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? नहीं पता है तो आप हमें पैसा उधार नहीं देंगे। यही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें समझाना चाहता है कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वीकनेसेस हैं या हमारी पोजीशन क्या है, हम आगे सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म के लिए हैं या हम लॉन्ग टर्म चलाएंगे अपना बिजनेस। ये सब जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी कंपनी का। नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी। द क्रेडिटर्स एंड वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट कैन डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। जो मैंने बताया ये वही चीजें हैं, बस पॉइंट्स यहाँ पे अलग अलग हैं। बजट प्रिपरेशन। अब देखिए, a forecast of the future activities of a business can be made through the analysis of financial statement, which ultimately leads to the preparation of various budgets. These budgets leads to determine the responsibility and achieving the target. अगर हम अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे हमें अपने बजट के बारे में पता चल जाता है कि हमने अगर इतना पैसा लगाया है, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए का अपना कारोबार चालू किया था और उससे हमें मान लीजिए 12 लाख रुपए आ रहे हैं, तो हमें बजट पता चल गया कि इतने से हम इतना कमा पा रहे हैं। तो अगर हम इधर पे इतना लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे 12 लाख लगाया तो हम 14 लाख 16 लाख भी कमा सकते हैं। तो इसको कहते हैं बजट प्रिपरेशन, जिससे हम बजट के बारे में जान सकते हैं। ट्रेड यूनियंस। द ट्रेड यूनियंस कैन एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। ये सारे पॉइंट्स वही हैं, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करके बता दिया है। अगर हमारी कंपनी की अच्छी प्रॉफिट है तो हम अपने वर्कर्स को बोनस दे पाएंगे, वेजेस दे पाएंगे अच्छे से अच्छा, तो हमारी कंपनी में लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। तो ये थे 5 से 7 पॉइंट। आपके लिए इतना बहुत है, इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्या ज़रूरतें हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंट। इम्पोर्टेंस में भी वही है कि अगर हमको अपनी कंपनी को चलाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता है तो कोई भी मैनेजर हमारी कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई भी शेयर होल्डर हमारे कंपनी में शेयर नहीं खरीदेगा, वो हमारी कंपनी का ओनर नहीं बनना चाहेगा, कोई भी क्रेडिटर्स हमें लोन नहीं देगा। और जो गवर्नमेंट है उसको अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो वो हमसे टैक्स कैसे वसूल करेगी। अगर मान लीजिए हमारी 10 लाख रुपए उसकी इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, और अगर उसने 15 लाख के हिसाब से हमें टैक्स भेज दिया तो ये हमारे लिए घाटा हो सकता है। अगर हम कंपनी एम्प्लॉयज़ को वेजेस अच्छा देंगे, उसको बोनस अच्छा देंगे, उसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएंगे और बोलेंगे हमें काम चाहिए है, तो वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का। और जो अदर पार्टीज होती हैं जैसे बैंक हो गया, वो भी हमें लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। मैंने सारे टॉपिक्स आपको एक ही बार में बता दिए, जैसे मैनेजर्स का भी मैंने बोला, शेयर होल्डर का मैंने बोला, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारे पॉइंट्स मैंने एक ही बार में आपको बता दिए, क्योंकि सब चीज़ों में यही चीज़ें लिखी है, बस पॉइंट्स अलग अलग करके आपको डिफाइन
करना है, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं कोई, बट हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कहीं भी नंबर हमें गंवाने नहीं है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हमारे पास क्या क्या लिमिटेशन है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज ना कर पाए। सबसे बड़ी बात तो आती है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं कि हमारी कंपनी की प्राइस कुछ और है, लेकिन हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ जाए इसीलिए हम उसको कुछ और दिखा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो प्राइस है वो 10 लाख है, लेकिन हम उसको 12 लाख में फ्लक्चुएट करके दिखा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्राइस फ्लक्चुएशन। हमें कोई कभी भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमने 10 लाख का सेल किया और हमने 12 लाख की सेलिंग दिखा दी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट को भी वो होता है, और जो हमारे गवर्नमेंट जो है हमको उस हिसाब से भी टैक्स भेजेगा। और दूसरी बात कि हमारे क्रेडिटर्स जो हैं, जो हमें लोन देंगे, वो भी लोन देना बंद कर देंगे, शेयर होल्डर नहीं आएंगे। तो एक कंपनी के लिए एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। वेरियस क्वालिटेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू बिजनेस आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, टेक्निकल experts and their efficiency are not taken into consideration in preparation of financial statement। कई बार क्या होती है कि कई कंपनियां जो होती है उनको नॉलेज नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, लेकिन वो बना लेते हैं। उनके मैनेजर्स, उनके एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन वो बना लेते हैं और वो गलत निकल जाता है। तो जो कंपनी है, जो टैक्स है वो ज़्यादा आ सकता है। और जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो वैसे भी हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है, उसको ना मान के वो खुद एक नई बैलेंस शीट बनाते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं आपकी कंपनी में कोई हेरा फेर तो नहीं है। चौथे नंबर पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट स्पीक। द डेटा इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अनेबल टू स्पीक और एक्सप्रेस देमसेल्व्स। These data are led to speak by the experts, which is ultimately affected by the thought process, reasoning ability and knowledge of the experts। जिन लोगों को इसका नॉलेज होता है उन्हीं का प्रॉफिट एंड लॉस माना जाता है, वरना जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो खुद एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हमारी कंपनी का, जानने के लिए कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लैक्स इन यूनिफॉर्मिटी। द फैसिलिटी ऑफ चॉइस available for methods and techniques helps the various organization to select the method of their own choice। यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट है, जैसे कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी मेथड नहीं चूज करते हैं तो ये हमारे लिए लिमिटेशन है कि हमने गलत बनाया है। अब हम जो टेक्निक्स ऑफ फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, जिसमें हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बारे में पढ़ेंगे। रेशो जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फंड फ्लो, कैश फ्लो एक ही चैप्टर है, जो कि रेशोज के बाद वाला चैप्टर है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।